हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और ये न्यूज़ है एक ओल्ड स्टार जो है फाइंड आउट की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, जिस स्टार का नाम रखा गया है ओल्ड स्मोकर। ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंज न्यूज़ है। स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि जो साइंटिस्ट की टीम है जो लगातार 10 सालों से सर्वे कर रही थी, इंटरनेशनल साइंटिस्ट टीम, जिनको ये एक तरह से ओल्ड स्टार मिल गया है, व्हाइल दे वर फाइंडिंग क्या न्यू स्टार, जो न्यू बॉर्न स्टार हैं या प्रोटो स्टार हैं, उनके बीच में अचानक से उनको एक ओल्ड स्टार मिला। और इस ओल्ड स्टार की खासियत ये है कि ये विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग दिए हुए ये जो है इरप्ट कर जाता है। वास्तव में ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये ओल्ड स्टार विदाउट वार्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना वार्निंग दिए हुए ही ये इरप्शन करने लगता है। और ड्यूरिंग इरप्शन जो है स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये न्यूज़ को, इस स्मोक को देख करके ही जो टेलीस्कोप है, दैट इज़ अ विस्टा टेलीस्कोप, राइट, उसमें ये कवर हुआ। और फिर ये हमारे सामने स्टडी करने पे ये मालूम चला कि ये एक पुराना स्टार है जो बहुत समय से वहाँ पे स्टिल सेटल्ड था, और विदाउट एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ वो शो नहीं कर रहा था। बट इसमें अचानक से एक्शन हुआ, और इस एक्शन के कारण ये जो है स्टार, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे बाहर निकलने लगे, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो मतलब एक तरह से इरप्शन हो गया, हम कह सकते हैं, स्टार का। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आई। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी सारे स्टार्स को फाइंड आउट किया गया है, न्यू स्टार्स को फाइंड आउट किया गया है विस्टा टेलीस्कोप के द्वारा। तो पहली बात कर लेते हैं विस्टा टेलीस्कोप है क्या। तो फुल फॉर्म देख लीजिए, विजिबल एंड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ठीक है, फॉर एस्ट्रोनॉमी। तो नाम से काफ़ी क्लियर है, इसमें जो है 4.1 मीटर का जो है मिरर लगा हुआ है जो कि रिफ्लेक्टिंग शो करता है। और ये चिले में जो उनकी परनाल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे सेटल्ड है 2009 से। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये इस फील्ड में कार्य कर रही है। इस फील्ड का मतलब स्टार कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटोस्टार क्या है, न्यू स्टार क्या है, इनको फाइंड आउट करना इनका काम है। इस टेलीस्कोप के अंदर जो है वो वी कैमरा लगा हुआ, वीआई कैमरा, राइट। तो यानी कि जो मतलब जो विजुअल इंफ्रारेड है, राइट, उसको फोकसिंग करने के लिए एक मतलब अलग तरह का कैमरा यूज़ किया गया है। देखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मेगापिक्सल वगैरह की इमेजिंग आती है वो नेसेसरी नहीं होता है। क्वेश्चन यही आता है कि जो विस्टा है वो किन के द्वारा सेटअप किया गया है, कब किया गया है, लोकेशन कहाँ पे है, या फुल फॉर्म क्या है, या टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जा रहा है, ये पता करने के लिए कि जो स्टार्स हैं, जो न्यू स्टार्स हैं, या हमारे स्पेस में कितने स्टार्स हैं, हमारे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, राइट। तो ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका जो लोकेशन है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि ये जो आपकी जो ऑब्जर्वेटरी है, राइट, ये यूरोप की, जो हम कह सकते हैं यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, दैट इज़ अ ईएसओ, लोकेटेड है आपका अटाकामा डेजर्ट, नॉर्थ चिले में। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अब कितना हाइट पे है वो नेसेसरी नहीं है याद करना, बस ये हाइट पे सेटअप है क्योंकि ज़्यादा हाइट रहेगा सो दैट जो रेडिएशन आएगी ना उसको अच्छे से कैप्चर किया जाएगा, स्टडी करना आसान होगा, दैट्स वाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इंफ्रारेड के बारे में। तो आपने ये काफ़ी बार ये देखा होगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इंफ्रारेड से संबंधित क्वेश्चन। तो जो विजिबल लाइट्स है इंफ्रारेड, देखिए यहाँ पे आप देख सकती हो, ये अल्ट्रा वायलेट है ना, अल्ट्रा वायलेट के बाद आपको इंफ्रारेड दिखाई दे रही है। तो देखिए, इंफ्रारेड को हम डिटेल से समझते हैं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंफ्रारेड के बारे में। देखिए, इंफ्रारेड जिसको समटाइम्स कहा जाता है आईआर, दैट इज़ अ इंफ्रारेड, राइट। तो इंफ्रारेड जो है बेसिकली वो एक ईएमआर होता है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये जो हमारी आईआर है, दैट इज़ अ इंफ्रारेड, बेसिकली ये जो हमारी आईआर है, दैट इज़ अ इंफ्रारेड, बेसिकली ये जो हमारी आईआर है, दैट इज़ अ इंफ्रारेड, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये जो हमारी आईआर है, दैट इज़ अ इंफ्रारेड, बेसिकली
इसको 2 भाग में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक है जो लॉन्ग वेवलेंथ और दूसरा है शॉर्ट वेवलेंथ। मैं बहुत ही कॉमन बोलचाल की भाषा में आपको बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। जो ईआर है, जो हमारा आईआर है, दैट इज़ इंफ्रारेड, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। और ये सेटअप होता है, जो हमारी स्केल्स होती है माइक्रोवेव्स और विजुअल लाइट के बीच में। तो माइक्रोवेव्स और विजुअल लाइट्स के बीच में, मतलब माइक्रोवेव्स जो आप देख नहीं पा रहे हो और वैसी लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, उनके बीच में ये आता है। तो ये भी एक तरह से इनविजिबल होता है, मतलब आप इसको देख नहीं पाते हो। तो जो इंफ्रारेड है वो इनविजिबल होता है, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, राइट। और नॉर्मली जो ये ख़त्म होता है जहाँ पे, राइट, एजिंग जो होती है वो रेड होती है, माने जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ रेड होती है, और क्योंकि अब रेड के बाद से ही आप देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये ह्यूमन आइज़ है, नेकेड आइज़ से नहीं देखा जा सकता है। पोजीशन आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रल बैंड के अंदर माइक्रोवेव्स और विजुअल लाइट के बीच में इंफ्रारेड का सिचुएशन पॉइंट होता है, वहीं पे सेटअप होता है वो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेवलेंथ होते हैं वो जनरली आपके 750 से यानी 750 एनएम टू 1000 जो है माइक्रोमीटर के बीच में होते। फ्रीक्वेंसी जो होती है 400 टीजेड यानी कि टेराजेड से लेकर के 300 यानी कि गीगाजेड तक होती है। एनएम का मतलब नैनोमीटर, और यहाँ ये है माइक्रोमीटर, राइट। तो 10⁶ ऐसे आप याद रखते हो क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उतना नहीं जानना है, लेकिन स्टिल टर्म्स को जानना है, फ्रीक्वेंसीज को जानना है, रेंज को पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए जो आईआर है, मैंने बताया आपको लॉन्ग वेव होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। अभी जो लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इंफ्रारेड के अंदर लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। तो वो जनरली जो होते हैं आपकी जो भी मतलब सॉलिड बॉडी है, जो भी टेरेस्ट्रियल बॉडी है, उससे इमिट होते हैं हीटिंग एनर्जी के कारण। तो जिसके भी अंदर हीटिंग होती है, थर्मल एनर्जी होती है, तो थर्मल एनर्जी से जो इंफ्रारेड निकलता है वो लॉन्ग वेव होता है। और जो आपकी सोलर स्पेक्ट्रम यानी सनलाइट में जो पाई जाती है, वहाँ भी हीट है, सनलाइट की हीट है। तो जो सनलाइट की हीट है उसके अंदर जो वेवलेंथ पाया जा रहा है इंफ्रारेड का, वो है शॉर्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब सनलाइट से जो सन से जो सनलाइट ट्रेवल होकर के आ रही है, इसमें शॉर्ट वेव लेंथ है। जबकि यही सनलाइट किसी बॉडी पे पड़ रही है और वो बॉडी हीट हो रहा है, और हीटिंग ये चूंकि ये कोई बॉडी हार्ड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, उसके बाद ये जब ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ से जो आपका इंफ्रारेड निकल रहा है दैट इज़ अ लॉन्ग वेव। ये समझाने के लिए मैं आपको बताई, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो इंफ्रारेड है उसको कब खोजा गया। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 1800 के टाइम पे जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, दैट इज़ अ विलियम हार्सेल, राइट। तो इन्होंने जो है डिस्कवर किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ हम बात करेंगे झारखंड से संबंधित न्यूज़ है। जो हमारे झारखंड के सीएम है उनको 10th टाइम समन भेजा गया है ईडी के द्वारा। अब ईडी क्यों समन कर रही है, किस पावर से समन कर रही है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्या ईडी 10 टाइम समन कर सकती है। हम लोग देखते हैं जनरली जब 3 टाइम समन होता है, नहीं पहुंचते हैं, तभी क्या हो जाता है कि आपको वारंट वगैरह जारी हो जाता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों को मल्टीपल टाइम्स जो है ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, बट क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा हमारे यहाँ कई सारे नेताओं के साथ हो चुका है, इवन प्रधानमंत्री के साथ हो चुका है। वो 12-12 घंटे ईडी और सीबीआई के जांच में पार्टिसिपेशन किए हैं। तो बहुत सारे नेताओं को इस दौर से गुजरना पड़ जाता है, समटाइम कोई एलिगेशन के कारण या समटाइम पॉलिटिकली इश्यूज के कारण। तो रीजन को भी हो, बट स्टिल यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू हैव टू फेस द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, राइट। बट यहाँ पे चीज़ें चेंज है। 10 समन के बाद ये नहीं मिल रहा है, खोजा जा रहा है इनको, चाहे उनका जो निवास दिल्ली में हो वहाँ खोजा जा रहा है, रांची में जो कार्यालय है, सचिवालय है, वहाँ खोजा जा रहा है। तो ये अच्छा एक मैसेज नहीं जा रहा है एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। ईडी की बात करते हैं तो ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज में कुछ भी मतलब फॉरेन एक्सचेंज हो, मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यूज हो, किसी भी तरह का विवाद हो जिसमें मॉनेटरी लॉसेस की संभावना हो, तो उसमें ईडी
दिखाई देती है आपको। तो ईडी का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से वर्क करती है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ईडी आती कहाँ पे है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये पार्ट है। चूंकि बजट आने वाला है तो हम लोग बजट में ही, बजट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका ईडी आता है। पहले क्या था, ईडी का नाम पहले ईडी नहीं होता था, इन्फोर्समेंट यूनिट होता था, राइट। 1 मई 1956 में ये जो है सेटअप की गई थी बॉडी, और उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर के अंदर होती थी, ठीक है। वहीं से इनका जो है कंट्रोल होता था, वहीं से जो लॉज वगैरह होते थे, दैट इज़ जो आपके हम कह सकते हैं कि फेरा वगैरह के अंदर, क्योंकि उस समय फेरा आज़ादी के बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, दैट इज़ अ फेरा था। तो फेरा के अंदर ये बॉडी पावर यहीं से, इसी एक्ट से पावर लेती थी, और ये बॉडी जो है आपकी कार्य करती थी, है ना, इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से। और ये जो है हमारी इकोनॉमी अफेयर्स के अंदर आती थी। अभी कहाँ पे है ये है रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको याद रखना है ना। थोड़ी सी और हम बात करते हैं ईडी के बारे में। देखो ईडी का ऐसे तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लीगल ऑफिसर, जैसे कि जो आईआरएस वगैरह होते हैं या जो बड़े सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। अगर हम बात करें, 2 ब्रांचेस हैं बम्बई कोलकाता में। 1957 में इसको रीनेम किया गया, जब आज़ादी हुई थी तो मैंने बताया आपको इन्फोर्समेंट यूनिट था, और उसके बाद रीनेम करके 1957 में इसका नाम क्या हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एंड उसके बाद उस टाइम पे यहाँ पे जो ब्रांच है इसकी खोली गई मद्रास में, ठीक है, जो कि चेन्नई में, यानी कि मद्रास उस टाइम पे। और अभी तो तमिलनाडु और कई सारे राज्य बन गए मद्रास को तोड़ने के बाद। मद्रास वाज दी प्रेसिडेंसी, राइट, अंग्रेज के टाइम पे। और 1960 में हम देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस बॉडी का, वो फिर ट्रांसफ़र होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। तो मैं आपको बताई कि पहले इकोनॉमी अफेयर के पास था, अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास है। कब ट्रांसफर हुआ, 1960 में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको लेके चलना है। जब ये बॉडी बनी तो फेरा 1947 के तहत थी। अभी ये बॉडी जो है वो काम कर रही है फेरा 1973, वही है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी है, समझ गए। लेकिन ईयर चेंज हुआ है 47 से 93, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन, कुछ ना कुछ नए नए एडिशन सब्सट्रैक्शन होते रहते हैं, तो दैट्स वाई ईयर चेंज है। और ईडी किन किन जो है पावरों का यूज़ करके वर्क करती है, तो स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या है उसको देखते हैं। तो स्टैट्यूटरी फंक्शन में हम देखेंगे कि ईडी जो है 1947 का जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ है, उसके तहत स्मगलिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो हम देखते हैं कि कहीं भी स्मगलिंग का काम हो रहा है, चाहे वो ड्रग से संबंधित या वटेवर कुछ भी चीज़ से हो, तो वहाँ पे आपको ईडी का छापा मारते हुए ईडी के ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। साइड बाय साइड जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है, फेमा जिसको कहते हैं, फेरा तो हमने देखा, दिस इज़ अ फेमा। फेमा जो है 1999 का एक्ट है, उसके तहत भी ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से संबंधित किसी भी तरह का हेरा फेरी या किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स में ये बॉडी आपको ईडी दिखाई देगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2002 का जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसमें उससे पावर डिराइव करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस को हैंडल करने के लिए। और 2018 में जो बिल पास हुआ था, फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट 2018, उसके तहत ये कोई भगोड़ा देश से पैसा लेके भाग जाता है बाहर, तो उसके साथ भी डील करने में आपको ईडी दिखाई देगी। बात करेंगे बीटिंग रिट्रीट के बारे में। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो 29 की ईव को सेलिब्रेट किया गया, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू से लेकर के सीजीआई और जितने भी हमारे डिफेंस के हेड हैं, है ना, जितने भी हमारे, चाहे वो एयरफोर्स के हेड हो, सीआरपीएफ के हेड हो, बीएसएफ के हेड हो, नेवी के हेड हो, राइट। तो जितने भी हमारे आर्मी चीफ नेवल हेड्स हैं, सभी के सभी प्रेजेंट थे। रायसेना हिल से ये रिटर्न होती है, विजय चौक पे सेलिब्रेट करती है। तो विजय चौक से सेलिब्रेशन और रायसेना हिल्स पे ये ख़त्म होता है। बैकग्राउंड क्या है समझेंगे इसको डिटेल से। तो
सबसे पहली बात तो ये आप समझिए, जो हमारी इस बार मैंने आपको बताया था ना आकाशवाणी, मतलब जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का 26 जनवरी सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम वुमेन की एक टीम, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल जो म्यूजिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज़ करके फर्स्ट टाइम जो है परेड हुआ, जिसमें शंखनाद वगैरह नगाड़ा वगैरह बजाया गया था। तो जो वुमेन टीम है उनके द्वारा शंखनाद वगैरह का जो काम हुआ था, तो यहाँ पे इस वीटिंग रिट्रीट का जो बिगनिंग हुआ, स्टार्टिंग हुआ, वो भी शंखनाद के द्वारा ही हुआ। और उसके बाद बाद बाकी जो वीर भारत या फिर देशों का सरताज भारत, तो इस तरह की जो सॉन्ग है वो जो है बजाई गई। और हम यहाँ पे देखेंगे बीटिंग रिट्रीट होता क्या है, तो देखो 17 सेंचुरीज के टाइम पे जब अंग्रेज़ के जो किंग थे जेम्स 2, उनका ये ऑर्डर था कि जब भी ट्रूप्स यानी कि जो आर्मी है वो जब जीत के आए, तो सनसेट होने के बाद वो फ्लैग डाउन करे, ड्रम बीट के साथ जो है वो मार्च करते हुए अपने जो है कैंप के तरफ जाए। इसी को बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। बट द टर्म बीटिंग रिट्रीट वॉज नॉट यूज्ड बाय देम। ठीक है, उनके द्वारा यूज़ नहीं किया गया था। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बीटिंग रिट्रीट हम लोग यूज़ करते हैं, इनके द्वारा जो टर्म यूज़ किया गया था दैट वाज व्हाट द सेरेमनी ऑफ आपका सेरेमनी ट्रेस, राइट। तो टर्म यूज़ होता था सेरेमनी ट्रेस, ना कि बीटिंग रिट्रीट। और बाद में चूंकि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किए, तो उन्होंने भी जो है सेरेमनी ट्रेस ही शब्द का प्रयोग किया। और जब हमारे देश में आज़ादी हो गई, तो आज़ादी के बाद 1950 में जो हमारे एयरफोर्स के हेड थे, देखिए आज़ादी के बाद हमारे जितने भी नेवी हो गए या एयरफोर्स हो गए, जितने भी हमारे डिफेंस के हेड थे, वो सब ब्रिटिशर्स ही थे। रीज़न रीज़न बहुत है ना। तो आप समझिए कि एक उनका अलग से ही कहानी चलता है अपने इंडिया के बारे में, उनकी एक अलग ही सोच था। आज़ादी हमारी जो है पेपर पे हुई थी, बट बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत समय तक गुलाम थे। तो अभी आप देखोगे कि 1950 में जो मेजर थे, इंडिया के जो आर्मी हेड थे, उन्होंने थोड़े से चेंजेस के साथ बीटिंग रिट्रीट को जो है अडॉप्ट किया। आज़ादी के बाद ये हमारी 29th को सेलिब्रेट होना शुरू किया गया, जिसमें इंडियन म्यूज़िक टोन का यूज़ किया गया, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। आज के टाइम में बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी है वो यूके, यूएसए, कनाडा, क्योंकि यूके में तो होता ही था, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्री में एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है अपने अपने कल्चर इथोस को शोकेस करते हुए। और यहाँ पे हम देखेंगे जो म्यूज़िक यूज़ होता है, 29 इंडियन ट्यून्स यूज़ होते हैं। अलग अलग हमारे जो फोर्सेस हैं उनका अपना अलग अलग बैंड, अपना अलग अलग बेस होता है, उनका अलग अलग म्यूज़िक होती है उनकी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अबाइड विथ मी, ये सॉन्ग अंग्रेजों की द्वारा यूज़ किया जाता था, इंग्लिश हाइम्स अबाइड विथ मी। इसको छोड़ा गया कब? 2016 में। मतलब हम आज़ादी के बाद से बीटिंग रिट्रीट कर रहे थे, म्यूज़िक हमारा होता था, गाना उनका होता था, राइट। और 2016 में इसको चेंज किया गया। और उसके बाद जो इंडियन सॉन्ग हैं, जिसमें ए आर रहमान से लेकर के लता मंगेशकर तक जी के जो गाने हैं, तो इन सभी गानों को जो है सम्मिलित करके ये हमारा सॉन्ग, हमारा जो सेरेमनी है वो कंडक्ट होता है। और लास्ट जो सॉन्ग वो आपका रायसीना हिल के पास जब ट्रूप्स पहुंचती हुई जब इन करती है, जब ये परेड ख़त्म होते रहता है, तो जो इकबाल, अलामा इकबाल के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है उसको जो है प्ले किया जाता है, मतलब वही धुन बजते रहता है। इलेक्शन की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में जो 56 सीट्स हैं, क्योंकि अभी राज्यों का इलेक्शन हुआ, तो राज्यों के इलेक्शन होने के बाद तो अलग अलग राज्य के जो रिजर्व सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, तो उनको जो है फिलअप किया जाएगा। तो 56 सीट्स पे जो है अभी हम देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा में पोल के लिए अनाउंस कर दिया गया है। और जो है यहाँ पे हम देखेंगे 15 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, 15 स्टेट से 56 सीट से, याद रखना है आपको। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जब एमपी का चुनाव था, राजस्थान का चुनाव था, तो जो बड़े बड़े पद पे जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के अंदर भी थे, उनको भी पद छोड़ कर के एमएलए और एमपी के चुनाव में वो पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें अश्विनी वैष्णव, राइट, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग धर्मेंद्र प्रधान,
ठीक है ना। फिर अलग अलग, मैं लीडरों का नाम क्या अपना इतना लूँ, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, राइट। तो अभी क्या होगा, इनके लिए एक चीज़ है कि चूंकि अब तुरंत इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन होने वाला है तो फिर अभी क्या होगा कि कुछ समय के लिए ये अपने पद पे होल्ड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने सीट से जीत चुके हैं। तो फॉर द टाइम बिंग ये जिस पद पे थे उसी पद पे अभी ये रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। कौन कौन से राज्य से सीट होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश से छः सीटों को 6 सीट भरनी है राज्यसभा के अंदर, महाराष्ट्र से और बिहार से 5-5 है, वेस्ट बंगाल से और एमपी से 4 सीट्स हैं, गुजरात से और कर्नाटका से 3 सीट्स है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, है ना, सबसे 1 सीट है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी से जो है एक एक सीट से और यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखिए इतना है ना कि आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं याद रखने हैं, हर राज्य का अपना अपना कोटा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कोटा एक ही बार खाली होता है, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है और 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। तो ये जो 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं उसी के कारण से ये सीट्स खाली होती है, जिसको फिलअप किया जाता है टाइम टू टाइम। बात करते हैं हमारी पड़ोसी देश जो है मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव से बहुत ही मतलब हास्यास्पद एक इमेज जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसमें जो लॉ मेकर्स हैं देवर फाइटिंग टू ईच अदर, लग रहा है ये अखाड़ा है। और ये हो रहा था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था संडे के दिन, और ये स्पेशल सेशन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट, जो मोइजू हैं उनके अगेंस्ट लाया गया था। उनको इम्पीच करने की बात की जा रही है। लास्ट 3 मंथ पहले ही उन्होंने अपने सीट को गेन किया है। ही इज़ अ चाइनीज़ बॉय इन दी मालदीव राइट नाउ। और एंटी इंडिया इनका कैंपेन है। इलेक्शन के ड्यूरेशन में इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कैंपेनिंग की, इंडिया के अगेंस्ट एक तरह का वेब बना करके वहाँ पे वो आए। बट मालदीव के अंदर अलग ही कहानी, जब से लक्षद्वीप का इशू हुआ है मालदीव्स का बिजनेस डाउनफॉल हुआ है। एंड वहाँ के जो लोकलियंस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, देवर सेइंग कि इंडिया से रिलेशन ख़राब करने का इकोनॉमिकली लॉस उनको फेस करना पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोइजू की जो सरकार चल रही है वहाँ पे वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन विच मैनर, नॉट रिगार्डिंग टू रिलीजन, इट्स अ नंबर ऑफ सीट, राइट। तो इनकी जो पार्टी है उनको कम सीट्स हैं और जो अपोजिशन पार्टी उनको ज़्यादा सीट्स हैं। तो कायदे से इनको अपोजिशन के साथ चलना होगा, उनकी बातों को मानना होगा। बट ये अपोजिशन के 4 लीडर को, जिसमें अटॉर्नी जनरल तक के पोस्ट इन्वॉल्व है, उनको बर्खास्त कर दिए हैं। और उसी वजह से ये झड़प हुई। और जो मोइजू के सपोर्टर्स है, ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के जो स्पीकर हैं उन तक बजाने लगे, स्पीकर्स को काम करने से रोकने लगे, राइट। और इस कारण से इन दोनों पार्टियों में झड़प हुई और फिर ये न्यूज़ वायरल है। आई डोंट थिंक कि जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।